हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। देखिएगा, कहा गया है जो वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। बच्चों, जो वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल देता है और इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल देता समय के हिसाब से। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा एक कभी नहीं सोचना मेरे बच्चे, ठीक है ना। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिएगा, फर्स्ट आपका है कि भारतीय रिजर्व बैंक, हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बतलाना चाहता हूं बच्चों, ठीक है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वर्तमान में इनके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। कौन है बच्चों? अगर आपको एग्जाम में पूछा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कहां पे टिक मारेंगे, तो शक्तिकांत दास हैं। कौन से हैं, तो 25वें हैं, ठीक है। कितने हैं बच्चे? 25वें में है, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब होता है बच्चों? तो स्थापना इसका होता है, लिखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना होता है, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार होता है, ठीक है ना। कितने? तो 134 के अनुसार होता है बच्चों, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नोट कर लीजिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है बच्चों, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है जी? मुंबई में है। इसका जो राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1 जनवरी 1949 को होता है, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है बच्चों? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, इससे पहले शक्तिकांत दास के पहले के गवर्नर कौन थे बच्चों? तो इनके पहले थे ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे जी? ओसबोर्न स्मिथ। बिल्कुल आप लोग नोट करते जाइए कॉपी में, ठीक है ना। अब देखिएगा कि कुछ मैं डिटेल से बताना चाहता हूं। बैंक जो है नोटों के निगम के नियंत्रण करना, बैंक का जो कार्य क्या है, बैंक का कार्य क्या है बच्चों, उसके बारे में आप जान लेते हैं। तो बैंक का काम है कि बैंक नोटों के निगम को नियंत्रण करना होता है। बैंक में मौद्रिक यानी कि स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से प्रारक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली परिचालित करना इसका बैंक का काम है बच्चों। किसका काम है? बैंक का काम है, ठीक है। और मौद्रिक नीति तैयार करना सबसे पहला काम है, ठीक है ना। उसका मौद्रिक नीति तैयार करना और उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना, ठीक है ना। वित्तीय प्रणाली का विनियम और पर्यवेक्षण करना है, ठीक है। अब है हमारा विदेशी मुद्रा तक, हाँ, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या हो जाता है? विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। और हमारा हो जाता है अगला पॉइंट, मुद्रा जारी करना, उसका विनियमन करना और परिचालन करना। योग्य ना रहने पर उन्हें नष्ट कर देना, ठीक है ना। अगर उम्मीदवार उसके योग्य नहीं है तो हम उसको क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना। सरकार के, हाँ, सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में काम करना होता है, ठीक है ना। साख नियंत्रित करना, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रण करना, ये किसका काम है बच्चों? ये सब जितना भी जो मैंने काम बताया है, ये सब काम किसका है बच्चों? तो बैंक का काम है। और अभी के गवर्नर कौन है बच्चों? तो अभी हमारे गवर्नर वर्तमान में है शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं। कौन से? 25 यानी कि गवर्नर है बच्चों, ठीक है। क्लियर? यहां तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आईसीसीआई महिला वर्ल्ड कप 2022। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार जीता खिताब, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया जो है 7वीं बार जीता है इस बार का खिताब, ठीक है ना। फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से हराया गया है। फाइनल में इंग्लैंड को कितना रन से हराया गया था बच्चों? तो 71 रन से हराया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ है। अगर कोई बताएगा कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहां हुआ था जी, तो न्यूजीलैंड में हुआ था। छाप लीजिएगा, न्यूजीलैंड में हुआ था। कहां हुआ था बच्चों? न्यूजीलैंड में। छाप लीजिएगा जी सभी लोग, ठीक है। जिनको पता नहीं है छाप लेंगे, ठीक है। कहां हुआ था? तो न्यूजीलैंड में हुआ है बच्चों, ठीक है। आप देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है बच्चों, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? सही बच्चे बताएंगे। सही बच्चे एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कहाँ बच्चों? कैनबरा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी कौन है बच्चों? तो स्कॉट मॉरिसन। कौन है जी? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। छाप लेंगे सभी लोग जी, ठीक है ना। कौन है अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। और इनके प्रधानमंत्री कौन है जी? स्कॉट मॉरिसन इनके प्रधानमंत्री बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है जी? तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। एक शब्द में याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू भी कहा जाता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, हाँ प्लीज, और प्यासी भूमि का देश के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, ठीक है। किसको? तो ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है ना। ये हमारे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ठीक है। कौन है जी? तो स्कॉट मॉरिसन है, ठीक है। देख लीजिएगा, इनके तस्वीर से पता चल रहा है, ठीक है ना, कितने खुश हैं। इनके तस्वीर से पता चल रहा है बच्चों की कितने खुश हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा है, आप देखिएगा हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। आज का जो भी क्वेश्चन है बच्चों, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम के लिए आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। तो सही बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अब हमारा है देखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है नहीं है सबके बारे में मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हमारा कि सबसे पहले इनके स्थापक कौन थे, संस्थापक बताएंगे तो श्री साहू शांति प्रसाद जैन। ये हमारे कौन है जी? श्री साहू प्रसाद शांति, हाँ श्री साहू शांति प्रसाद जैन है, ठीक है। इतना बड़ा नाम है, ठीक है ना। चलिए आज रखेंगे एक बार में, ठीक है ना। कौन है जी? तो श्री साहू शांति प्रसाद जैन। इसका स्थापना कब होता है बच्चों? तो 22 मई 1961 को होता है, ठीक है ना। 22 मई 1961 को इसका स्थापना होता है बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा कब स्थापना होता है, तो 22 मई 1961 को इसका स्थापना होता है। और प्रथम पुरस्कार जो है जी शंकर ग्रुप को मिला था, ठीक है ना। मलयज के रूप में 1965 में मिला था, ठीक है। प्रथम पुरस्कार जी शंकर ग्रुप के द्वारा मिला था, किनको? मलयज को 1965 में मिला था बच्चों, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 57 जो कि 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार पुरस्कार के रूप में दिया गया था, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे, सर्वप्रथम इसका जो पुरस्कार का प्राइज क्या है बच्चों? तो सर्वप्रथम राशि 5 लाख वाग्य देवी की मूर्ति 1 प्रतिष्ठित पत्र रुपये थी, ठीक है ना। कितना? 5 लाख रुपया एक इसका, हाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्राइज है, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं, हाँ 8वीं जो अनुसूची हमारा बच्चों उसमें 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में जो व्यक्ति गुणवत्ता व प्रभावशाली कार्य करता हो, ठीक है ना, उसे ये पुरस्कार दिया जाता था बच्चों, ठीक है ना। क्लियर यहां तक? आप देखिएगा सुमित्रा नंदन पंत, इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जी, तो 1968 में मिला था। छिंदबरा के लिए मिला था, किसके लिए मिला था? छिंदबरा के लिए मिला था 1968 में, ठीक है ना। 1968 में एक पुरस्कार मिलता है जो कि छिंदबरा के लिए मिलता है, ठीक है ना। छिंदबरा के लिए मिलता है बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा किसके लिए मिलता जी? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिलता है, ठीक है ना। सुमित्रा नंदन पंत को मिलता है ये पुरस्कार, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों सभी लोग, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का बच्चों, ठीक है ना। अगर बच्चे ध्यान से देखिए, ठीक है ना, हर एक एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि हाँ हाँ दामोदर माओ जी, इनका जो है बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां था 2022 के लिए कौन साहित्यकार को दिया गया था? तो दामोदर माऊजी को दिया गया था पुरस्कार, ठीक है ना। कब? 1922, हाँ सॉरी 2022 में दिया गया था। 57वां पुरस्कार किनको मिला जी? तो दामोदर माऊजी को ये पुरस्कार मिला था बच्चों, ठीक है। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़े हम लोग, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा देखिए एक और मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कार कब मिला था? तो 1972 में मिला था, उर्वशी के लिए मिला था, ठीक है ना। और नोट कीजिएगा
रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को मिलता है पुरस्कार, ठीक है ना। दिनकर क्या मिलता, किस क्षेत्र के लिए मिलता जी, तो उर्वशी के लिए मिलता है, ठीक है ना। उर्वशी के लिए मिलता है, कब मिलता है, 1972 में मिलता है बच्चों, ठीक है ना। ये पुरस्कार कब मिलता है, 1972 में मिलता है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिलता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है बच्चों, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी लोग, कौन सा पुरस्कार मिलता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, ठीक है। अब हमारा है अगला, हाँ, सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यान आज्ञे, हिरोशिमा का, ठीक है ना। उनको कब मिलता जी, कौन सा, तो नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए भी पुरस्कार किनको मिलता, तो आगे शाही बतस्यान आगे को मिलता पुरस्कार, ठीक है ना। आगे जी को पुरस्कार मिलता है, कब मिलता है बच्चों, तो 1978 में मिलता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, कौन सा पुरस्कार है जी, तो हमारा पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है बच्चों, ठीक है। कौन सा पुरस्कार है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, एक शब्द में हम याद रखेंगे, ठीक है। अब जो हमारा है अगला है, अगला देखिएगा सभी लोग नोट कर लीजिएगा जी, ठीक है ना। और जिस बच्चे को नोट नहीं करना था कम से कम एक स्क्रीनशॉट मार लेंगे, ठीक है। अगला हमारा है बच्चों, अगला हमारा है, देखिएगा सभी लोग, ठीक है ना, कि महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का नाम तो सुने होंगे, ठीक है ना। महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा। अब हमारा है कि इनको किसके लिए पुरस्कार मिला था बच्चों, तो सबसे पहले देखिएगा यामा कृति के लिए मिलता है, ठीक है ना। किसके लिए मिलता है, यामा कृति के लिए इनको ये पुरस्कार मिलता है बच्चों। कब मिलता है जी, तो 1982 ईस्वी में मिलता है, ठीक है। कब मिलता है, 1982 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार मिलता है बच्चों, ठीक है। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, ठीक है ना, हाल ही में मनाया गया बच्चों, ठीक है। तो बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कौन कौन जानते हैं, सभी बच्चे जानते होंगे, ठीक है ना। आई मीन सभी बच्चे को पता हुआ कि हमारे भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे है हमारे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। सबसे पहले इनका जो जन्म होता है, सबसे पहले हम जन्म देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। इनका जो जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म होता है, ठीक है ना। कब होता है, 14 अप्रैल 1891 को जन्म होता है। और इनकी जो है मृत्यु बच्चों वो 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है। आप देखिएगा कि प्रथम न्याय एवं कानूनी मंत्री, प्रथम न्याय एवं कानूनी मंत्री कब रहे थे, तो 1947 से 1951 के बीच में रहे थे, ठीक है ना। छापते जाइएगा। हाँ, श्रम मंत्री कब रहे थे जी, श्रम मंत्री कब रहे थे बच्चों, श्रम मंत्री रहे थे 1942 से 46 के बीच में रहे थे, ठीक है, छाप लीजिएगा। राज्यसभा सदस्य बॉम्बे कब गए थे, तो 1952 से 56, 1952 से 56 के बीच में गए थे। कहां गए थे जी, तो बॉम्बे विधानसभा परिषद में गए थे, ठीक है ना। अब देखिएगा बॉम्बे विधानसभा सदस्य कब रहे थे, तो 1947 से 42 के बीच में रहे थे, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम में आपको पूछ देगा, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो बॉम्बे विधानसभा सदस्य यानी कि विधानसभा सदस्य में कब गए थे, तो 1947 से 42 के बीच में गए थे बच्चों, ठीक है। अब हम देखेंगे पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया कब पारित हुआ था बच्चों, तो 1940 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था बच्चों, तो 1940 ईस्वी में हुआ था माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, अनाइहिलेशन ऑफ कॉन्स्टेंस कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था बच्चों, 1936 ईस्वी में होता, ठीक है। हु वेर दी सुराज, हाँ, सुराज कब हुआ था, 1946 ईस्वी में होता, ठीक है, 1946 ईस्वी में होता बच्चों, ठीक है। विच वे द एमेंसिपेशन कब होता, तो 1936 ईस्वी में होता, याद रखिएगा। द कैबिनेट मिशन एंड द अंटावेचल्स कब होता जी, तो हमारा 1946 ईस्वी में मनाया गया था, ठीक है ना। अब देखिएगा शैक्षिक संबंधता, अब हम क्या देखेंगे बच्चों, शैक्षिक संबंधता। तो शैक्षिक संबंधता किसके साथ हुआ था बच्चों, तो मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या किए थे, बीए किए थे, ठीक है ना। बीए कहां से किए बच्चों, तो हाँ, बीए उन्होंने कहां से किए थे, तो मुंबई विश्वविद्यालय से किए थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए पीएचडी और एलएलडी किए थे। कहां से, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी और
LA किए थे, ठीक है ना, LLA, ठीक है ना, PhD, ये सब कहां से किए थे बच्चों, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहां से किए थे MSc किए थे और DSc किए थे, ठीक है ना। ग्रेट इन, हाँ ग्रेज इन किए थे बोरी स्टार एट लॉ से, कहा किए थे, तो ग्रेज इन से किए थे, ठीक है ना। इतना सारा यानी कि उन्होंने पढ़ाई किए थे बच्चों, ठीक है, ये बात आप समझ सकते हैं खुद से भी। चलो क्लियर यहां तक। आप देखिएगा हमारा 13वां समानता ज्ञान दिवस, तो भारतीय संविधान के जनक, महान शिक्षाविद, लेखक, पत्रकार, भाषाओं के ज्ञातर्ज व अर्थशास्त्री बोधि अस्तो 1956 ईस्वी में, जो कि धर्म का परिवर्तन, दलित बौद्ध आंदोलन के प्रेरक, प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कौन थे जी, तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे बच्चों, ठीक है ना। हम इसे एक लाइन में याद रखेंगे, ठीक है ना, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हमारा है भारत में रेल का इतिहास। भारत में रेल का इतिहास, रेल का विकट खेल के बारे में आज हम आपको बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा है रेलवे जोन, हमारा कितना बच्चों, 18 है, ठीक है ना। रेलवे जोन हमारा कितना है, हमारा रेलवे जोन कितना है बच्चों, तो 18 हमारा रेलवे जोन है। डिवीजन कितना है बच्चों, डिवीजन कितना है बच्चों, तो डिवीजन हमारा क्या है जी, सभी लोग बताइए। 70 हमारा डिवीजन है, ठीक है ना। कितना बच्चों, 70 डिवीजन है। और एक हमारा है शुरुआत इसका कब हुआ था, ठीक है ना। इसका शुरुआत कब होता बच्चों, शुरुआत जो है 16 अप्रैल 1853 को होता, ठीक है ना। 16 अप्रैल 1853 को इसका शुरुआत होता है माय डियर स्टूडेंट। कहां से कहां तक होता जी, तो ठाणे से मुंबई होता है, ठीक है ना। कहां से कहां तक होता है, तो ठाणे से मुंबई के बीच होता है, ठीक है ना। ठाणे से कहां होता है, मुंबई के बीच में इसका शुरुआत होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ठाणे से मुंबई के बीच इसका शुरुआत होता है, आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। आप देखिएगा दूसरी रेल कब स्थापित हुआ था बच्चों, दूसरी रेल का परिचालन कब चालू हुआ था, तो दूसरी रेल का 28 अप्रैल 1858 से हुआ था, ठीक है ना। 28 अप्रैल 1858 से हुआ था, जो कि कानपुर से, हाँ लखनऊ से कानपुर के बीच में चला था बच्चों। लखनऊ से कानपुर के बीच में चला था, ठीक है। लखनऊ से कानपुर के बीच में चलाया गया था, ठीक है ना। इतना सारा नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हमारा है कि रेलवे की उत्पादन इकाइयां, रेलवे की उत्पादन इकाइयां क्या है बच्चों, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। जहां समझ में नहीं आएगा पूछेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा है चित्तरंजन लोकोमोटिव, हाँ चित्तरंजन लोकोमोटिव कहाँ है जी, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। कब हुआ था इसका परीक्षण, तो निर्माण कब हुआ था, 1950 में विद्युत इंजन का इसका निर्माण हुआ था बच्चों, ठीक है। किसके द्वारा हुआ था, तो चित्तरंजन लोकोमोटिव, ठीक है ना। कारखाना का नाम क्या है, चित्तरंजन लोकोमोटिव, जो कि कहां स्थापित है बच्चा, तो पश्चिम बंगाल में स्थापित है। कहां जी, पश्चिम बंगाल में स्थापित है, कोई भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। अब हमारा है दूसरा रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, ये कहां था बच्चों, तो तमिलनाडु में था, तक ना, कहां था, तमिलनाडु में था, जो कि 1952 में सवारी डिब्बा का प्रयोग किया था, ठीक है ना, निर्माण हुआ था। किसका, सवारी डिब्बा, जिसमें हम लोग बैठ के यात्रा करते हैं, ठीक है ना, आराम से जाते ए जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा, हाँ दूसरा हो गया, तीसरा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पूछेगा कहां स्थापित है, तो कहां है जी, तो पंजाब में है। क्या है बच्चों, तो कारखाना है, ठीक है। आप देखिएगा इसने क्या तैयार कर दिया जी, तो 1986 में रेल का डिब्बा तैयार कर दिया बच्चों। क्या कर दिया, रेल के जो बड़े बड़े ए से डिब्बे होते हैं ना, ऐसे ऐसे जो डिब्बा होता है ना बच्चों, इस प्रकार से जो इसका डिब्बा होता है रेल का, इसका तैयारी कौन कर दिया जी,
तो 1986 ईस्वी में रेल का डिब्बा कौन तैयार किया? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब ने तैयार किया था बच्चों। ठीक है, क्लियर है यहां तक? से बच्चे बताएंगे यहां तक क्लियर है सभी का? आगे बढ़ेंगे। डीजल इंजन एक देखिएगा, अब उसके बाद देखिए क्या विकसित होता है। अब डीजल इंजन का विकसित होता है बच्चों, ठीक है ना। डीजल इंजन आधुनिकीकरण पंजाब, ये भी कंपनी कहां जी? तो पंजाब में था कारखाना, ठीक है ना। कौन सा कारखाना का नाम क्या है? तो डीजल इंजन आधुनिकीकरण पंजाब, ठीक है, एक कारखाना का नाम है बच्चों, ठीक है, डीजल इंजन आधुनिकीकरण। अब देखिएगा इसने 1981 में डीजल इंजन का आविष्कार कर दिया, ठीक है ना। 1981 ईस्वी में इन्होंने एक डीजल इंजन का आविष्कार कर दिया था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, याद रखेंगे यहां तक। अगला हमारा है डीजल लोको वर्क्स वाराणसी। अब हमारा अगला बच्चों डीजल लोको वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा है डीजल लोको वर्क्स वाराणसी, हमारा है कारखाना का नाम है बच्चों। जो कारखाना कहां है जी? तो हमारे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, हमारे योगी जी के प्रदेश में है, ठीक है। इसने 1961 में डीजल इंजन का भी प्रयोग किया था, ठीक है ना। कब किया था? तो 1961 ईस्वी में इन्होंने भी डीजल का इंजन का आविष्कार किया था बच्चों, ठीक है। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है बच्चे को? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब हमारा है रेलवे स्टाफ कॉलेज। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां स्थित है? तो बड़ौदा गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। याद रखिएगा एक नजर से बच्चों, ठीक है ना। तिरछी नजर तेरी मार कर गई, ठीक है ना। तो यही तिरछी नजर हमें भी डालना है बच्चों, ठीक है ना। कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां है? तो बड़ौदा, हाँ बड़ौदा गुजरात में है। अब हमारा है ब्रॉड गेज रेल की चौड़ाई कितनी है? अब सबसे पहले है रेल की जो होता है चौड़ाई होता है, ठीक है ना। जो पटरी जो हमारी होती है, ठीक है, यह लंबी लंबी सी पटरी नजर आएगी, ठीक है ना। तो जो पटरी का लंबाई, हाँ सॉरी, हाँ ब्रॉड गेज रेल की जो चौड़ाई कितनी है? तो सबसे पहले हम याद रखेंगे, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखना इस चीज को हमें। 1.676 मीटर इसका चौड़ाई होता है बच्चों, ठीक है ना। कितना होता है? 1.676 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। हाँ आप देखिएगा नेरो गेज रेल की लंबाई कितनी है? जो नेरो जो रेल की गेज, हाँ उसकी लंबाई क्या होती है बच्चों? एग्जाम में पूछेगा कि नैरो गेज रेल की लंबाई कितनी होती है, तो हम डायरेक्टली कहां पे टिक करेंगे बच्चों? तो 0.762 मीटर इसकी लंबाई, हाँ लंबाई होती है, ठीक है। अब हमारा पूछेगा कि भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी थी बच्चों? तो भारत का देखेंगे पहला विद्युत रेल था डेक्कन क्वीन, कल्याण से पुणे के बीच में चला था, ठीक है ना। हाँ ट्रेन का नाम क्या था बच्चों? ट्रेन का नाम हमारा था, चलिए ट्रेन का नाम देख लीजिएगा, डेक्कन क्वीन था, ठीक है ना। डेक्कन क्वीन इस रेल का नाम था बच्चों, ठीक है ना। जो कि कहां से चला था जी? तो कल्याण से पुणे के लिए, ठीक है ना। कल्याण से पुणे के लिए चला था बच्चों, ठीक है ना। कहां से कहां तक के लिए चला था? कल्याण से पुणे के बीच में चला था, ठीक है। क्लियरली है यहां तक? अब हमारा है सबसे पहले देखिएगा रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है? किसी को नहीं पता होगा इस चीज को जी, ठीक है ना। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हम देखेंगे रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है, ठीक है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में होता है बच्चों, ठीक है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होता है? तो 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का स्थापना किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लियरली यहां तक? आगे बढ़ेंगे। जालियांवाला बाग का हत्याकांड देखिएगा, जरा दिल थाम कर देखिएगा बच्चों, ठीक है ना। इनके देखिए यही लोग जो थे जालियांवाला बाग का हत्याकांड में शामिल थे, ठीक है। सर उधम सिंह, ठीक है, जालियांवाला बाग का हत्याकांड में, ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहले हमारा है कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ बच्चों? सबसे पहले देखेंगे तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हम एक बार में टिक करेंगे, ठीक है ना। आई मीन टिक भी करते हैं, ठीक है, कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब होता? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में इसका घटना होता है, ठीक है। जो कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानों को सत सत नमन भी करते हैं, आई मीन
प्रणाम करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग रौलेट एक्ट का काला कानून क्या था बच्चों। ठीक है ना, तो ये जो हमारा है 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्याजी का। हाँ, अब हमारा देखिएगा इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने गोली चलवाई थी। कौन चलवाई थी गोली जी? तो जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने गोली चलवाई थी, जिसने हजारों निहत्थे पुरुष एवं महिलाओं और बच्चे को शहीद हो गए थे। जिसमें हजारों महिलाएं, हजारों पुरुष निहत्थे थे, जो क्या हो गए बच्चों? शहीद हो गए थे। ठीक है, आप देखेंगे कि जालियांवाला बाग का बदला, आई मीन अगर किसी इंसान, आप निहत्थे इंसान पे अत्याचार करोगे, ठीक है ना, अगर मुश्किल से उसका एक छोटा बेबी, यानी कि बेबी पॉपकॉर्न जो उसका बच्चा है बच गया, ठीक है, तो क्या वो आपको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप उसके आंखों के सामने उसके माँ बाप का कत्ल किए हो। ठीक है, तो आई मीन वो तो बदला लेगा ही। ठीक है, तो देखिएगा जालियांवाला बाग का बदला। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो 1915 में मिली नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है ना, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर 1915 में मिली नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने कैंसर ए हिंद की उपाधि लौटाई। ठीक है ना, कौन? महात्मा गांधी ने कौन सा लौटाए थे जी? तो कैंसर ए हिंद उपाधि लौटाई, जो कि 1910 में। ठीक है, 13 मार्च 1940 को सर उमा सिंह, हाँ, उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को के अस्टल्स इंग्लैंड में गोली मार दी थी। ठीक है ना, कौन? यही हमारे मारे थे। ठीक है ना, यही भाई साहब ने गोली मारे थे। किसको? केस्टन इंग्लैंड में गोली मारे थे। किसको? माइकल ओ डायर को गोली मारे थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। कर नरसंहार का बदला लिया, कर नरसंहार का बदला लिया, जो कि माइकल ओ डायर उस समय पंजाब का गवर्नर थे। कौन थे जी? पंजाब का गवर्नर कौन थे? तो माइकल ओ डायर उस समय पंजाब का गवर्नर हुआ करते थे बच्चों। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सही बच्चे एक बार हाथ उठाकर बताएंगे। चलिए आगे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग सबने पढ़ा होगा। ठीक है ना, कि हमारा हड़प्पा सभ्यता क्या है, उसके बारे में आज हम लोग कुछ विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा हड़प्पा सभ्यता देखेंगे। ठीक है, तो हमारा हड़प्पा सभ्यता क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे कि हड़प्पा यानी कि पाकिस्तान, ये हमारा स्थल है। ठीक है ना, और ये हमारा उत्खनन करता है। ठीक है ना, ये हमारे उत्खनन करता है। ये कब हुआ था? ठीक है ना, ये नदी है, कौन सा नदी पता है? साक्ष है। ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण लाइन है। हड़प्पा जो कि पाकिस्तान से संबंधित है, दया राम साहनी उसके उत्खनन करता थे। कब हुआ था जी? तो 1921 में। कौन सी नदी के बीच में? हाँ, कौन सी नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे। साक्ष हमारा क्या था? अन्न भंडार बैल के लिए। ठीक है ना, क्लियर यहां तक? मोहनजोदाड़ो सबको पता होगा, ये भी हमारा यानी कि पाक से ही संबंधित है। ये हमारा था राखल दास बनर्जी के द्वारा हुआ था, जो कि 1922 में किया गया था। कौन सी नदी था? सिंधु नदी। हाँ, विशाल स्नान घर के लिए किया गया था बच्चों। ठीक है, लोथल कहां पड़ता जी? गुजरात में पड़ता। ठीक है ना, लोथल कहां पड़ता बच्चों? गुजरात में हमारा पड़ता है, जो कि राखल दास बनर्जी के द्वारा ही हुआ था 1955 से 62। भोगवा कौन सा नदी था? भोगवा नदी था। गोदीवाड़ा मुहर के लिए यहाँ पे यानी कि साक्ष्य माना गया इसे। ठीक है ना, चनहादलो, हाँ, चनहादलो जो कि सिंध है। ठीक है ना, और ने अष्ट मैंके के द्वारा किया गया था उत्खनन करता 1931 में था। सिंधु के नदी के भी किनारे मनका कारखाना के लिए। ठीक है ना, साक्ष्य माना गया। कालीबंगा जो कि राजस्थान से संबंधित है बच्चों। ठीक है ना, कालीबंगा कहां से संबंधित है बच्चों? राजस्थान से संबंधित है, जो कि अमलानंद घोष के द्वारा हुआ था, जो कि 1953 से 60 के बीच में। किसके लिए? तो घांगघर जूते हुए खेत के लिए किया गया था। ठीक है ना, जूते हुए खेत जानते हैं ना जी? गांव वगैरह में देखिएगा आप लोग, जैसे नहीं कि जूते हुए खेत में उसमें कबड्डी खेलते होंगे। ठीक है ना, राखी गढ़ी हिसार के लिए। ठीक है ना, सूरज भान किए थे 1969 में। घंघर, हाँ, इसके लिए भी हाँ, कौन सा नदी था जी? तो घानघर नदी था ताम उपकरण के लिए। ठीक है ना, तांबा। कोट दीजी ये भी पाक से संबंधित है। धुरबा व फजल किए थे 1935 में किए थे, सिंधु नदी के तट पे
कच्ची ईंटें मकान इसका साक्ष्य था बच्चों, ठीक है ना। आप देखिएगा इसका विशेषता क्या है बच्चों, विशेषता हमारा ये है कि ऐतिहासिक युग, कांस्य युगीन सभ्यता, नागरीय सभ्यता, मुद्राओं के निर्माण, मेसेल खड़ी का उपयोग हुआ था, ठीक है ना जी। यही हमारे हड़प्पा सभ्यता के सर जॉन मार्शल हैं, ठीक है ना। कौन है जी? सर जॉन मार्शल हमारा यही है, ठीक है। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा हड़प्पा सभ्यता इसी से संबंधित है बच्चों, इस फिगर में आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता। चलो क्लियर है यहां तक। हाँ आप देखिएगा हमारा शौर्य दिवस, शौर्य दिवस हमारे वीर दिवस के बारे में मनाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। 9 अप्रैल शौर्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पूछेगा शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? शौर्य दिवस बच्चों तो हम लोग क्या लिखेंगे? 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को हम लोग शौर्य दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो कि इसका स्थापना होता है 27 जुलाई 1939 को। 27 जुलाई 1939 को केंद्रीय रिजर्व बल का स्थापना होता है, ठीक है ना। 1939 ईस्वी को इसका स्थापना होता है। सीआरपीएफ अधिलागू कब होता जी? तो 28 दिसंबर को सीआरपीएफ अधिलागू अधिनियम का लागू किया जाता है। कब? 28 दिसंबर को लागू किया जाता है। इसका मुख्यालय कहां बच्चों? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, जो कि कहां पड़ता है? नई दिल्ली भारत में पड़ता है, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या था इसका? तो सेवा और निष्ठा। हम अपने सेवा और निष्ठा से हम अपने देश की रक्षा करेंगे, ठीक है ना। कितने? हम अपने देश को सेवा और निष्ठा के साथ में रक्षा करेंगे, ठीक है। हम अपने प्राणों की बलि चढ़ा देंगे, आहुति दे देंगे, ठीक है ना। ये सब चीजें वहां पे साक्ष्य माना जाता है, ठीक है। महानिदेशक इनके कौन थे जी? तो कुलदीप सिंह थे, ठीक है बच्चों। कौन थे? कुलदीप सिंह थे। सबसे पहले देखेंगे सीआरपीएफ की शौर्य गाथा। 19 अप्रैल 1965 को 2 बटालियन केरी पुलव की एक छोटी सी टुकड़ी ने गुजरात के रन ऑफ कच्छ में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तान ब्रिगेड द्वारा हमले को विफल कर दिया था, ठीक है ना। इस हमले में 34 पाकिस्तानी सैनिक को मौत के घाट उतारा गया था, ठीक है ना। इस ऑपरेशन में 34 पाकिस्तानी का मौत का घाट उतारा गया था बच्चों, ठीक है ना। और 4 को जिंदा गिरफ्तार किया गया था। 34 का डायरेक्ट कत्ल कर दिया गया था, ठीक है ना, सर कलम कर दिया गया था। और 4 ऐसे व्यक्ति को पकड़ा गया था जो उसको जिंदा था, ठीक है ना, लेकिन मारकर अधमरा कर दिया गया था। सैन्य लड़ाई के इतिहास में कभी भी एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी इस तरह से एक पूर्ण पैदल सेना ब्रिगेड से नहीं लड़ी, ठीक है ना। जो कि इस संघर्ष में 6 बहादुर कैरी पुबल के रन बुकरो ने अपनी शहादत दी थी, ठीक है ना। इधर से भी 6 जवान शहीद हुए थे, ठीक है। बल के बहादुर जवानों की गाथा को श्रद्धांजलि के रूप में हर वर्ष 9 अप्रैल को शौर्य 9 अप्रैल 1965 को शौर्य गाथा के रूप में हम लोग इनका दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों कहा गया है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेक वाला जहां तक जाए बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास था, टॉपिक था, बस यहीं पे, ठीक है ना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों। सभी बच्चों को बाबा जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।